लेकिन दोस्तों एक बात जो थी वो ज्यादा लोगों ने डिस्कस नहीं करी, वो इंटरनेशनल मीडिया में चली बहुत, लेकिन डिस्कशन नहीं हुआ कभी इसका। और वो डिस्कशन है कि इजराइल ने एक्चुअली सीरिया के अंदर जाके बमबारी करी है क्योंकि वहां पे हिजबुल्लाह वाले थे। यस। अब डज दिस ईज प्रेशर ऑफ इजराइल? इजराइल के ऊपर क्या प्रेशर? ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के सोल्जर्स हैं। अब ये देखिए यहां पे हामा को लगभग इन लोगों ने कैप्चर कर लिया है, होम्स पे प्रेशर है। अब ये चाहते हैं कि सीधा यहां से दमिश्क आए, दमिश्क कैपिटल है पूरे इस एरिया को। दोस्तों ये तो एलेपो है, एलेपो को कैप्चर कर चुके। आप देखिए ना, एलेपो से आए इधर हामा में, हामा से आए होम्स में, अब होम्स से कह रहे हैं दमिश्क। लेकिन वहां पे ईरान जो है अब अपने सिस्टम्स यहां पे दोबारा डाल रहा है। अब दोस्तों रूस भी जो ना अपने सिस्टम्स यहां पे डाल रहा है, अपने प्लेटफॉर्म्स, अपनी स्पेशल फोर्सेस, ये सब लोग डाल रहे हैं। ये जीत किसकी होगी? सब लोग अपने अपने औजार, अपने हथियार, अपने फाइटर्स, सब लोग यहां पे भर रहे हैं। अब दोस्तों ये जो स्लाइड है, रशिया's प्राइमरी बेसिस इनसाइड सीरिया, अब आप ये देखेंगे कि इतने ज्यादा बेसिस क्यों हैं रूस हजारों किलोमीटर दूर। यार रूस का इस एरिया से क्या लेना देना है, रशिया का क्या लेना देना? और ये अचानक अटैक हुआ क्यों? मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ऐसा है ना कि रशिया फंसा यूक्रेन में। अगर आपको रशिया, और रशिया यूक्रेन में कमजोर होने का नाम नहीं ले रहा है, जाहिर सी बात है वो अटैक पर अटैक कर रहा है। तो अगर दोस्तों आपको, अगर रशिया को यूक्रेन में कमजोर करना है तो आप यूक्रेन पर हमला मत करो, आप इधर हमला करो। जब आप इधर हमला करोगे तो अपने बेसिस को बचाने के लिए, अपने अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, अपने लोगों को, अपने हथियार, अपने एयरक्राफ्ट, अपने मैन पावर को बचाने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को बचाने के लिए रूस जरूर यहां पे और एफर्ट डालेगा। यानी कि रूस जो एफर्ट हैं वो यूक्रेन से लिफ्ट करके यहां पे लाएगा। एंड दिस इज द काउंटर वेट। ये गेम चल रहा है, ठीक है। यहां पे दो एनिमीज हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पहला एनिमी है रशिया, मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं, पश्चिमी देशों की। पहला दुश्मन है रशिया, उसके खिलाफ बात हो रही है। और ईरान, ईरान के खिलाफ बात हो रही है। अब मैं आपको इस स्लाइड में यह समझाऊंगा कि कैसे इनके खिलाफ बात हो रही है, क्यों। यह जो पूरा एक्शन है ये अमेरिका स्पॉन्सर्ड है। अमेरिका क्यों स्पॉन्सर कर रहा है? टर्की जो है दैट इज अ नेटो मेंबर, टर्की को नेटो की बात माननी पड़ेगी। वो जितना भी उल्टी सीधी बात बोले एर्दोगान, एंड में उसको नेटो की बात माननी पड़ेगी। इज अ मेंबर ऑफ नेटो, सिग्नेटरी है टर्की ना। ये दोस्तों देखिए यहां पे ये लटाकिया नेवल बेस है, ठीक है जी। और इसके बगल में ये हेमाइम एयर बेस है, ये टार्टस नेवल बेस है, ये हामा एयर बेस है, ये वाला। ये सारे के सारे ये बेसेस हैं। ये मेडिटेरेनियन सी है। रशिया का ये गेम है। रशिया के पास ना वार्म वाटर पोर्ट्स नहीं है दोस्तों। और ये लड़ाई आज की नहीं है। अगर किसी ने ग्रेट गेम के बारे में पढ़ा हो, अगर ज़ारिस्ट रशिया के बारे में किसी ने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, तो उसको बात पता लगेगी। क्योंकि रूस इतना ठंडा देश है। रूस में क्या होता है कि पूरे समुद्र के आसपास का एरिया -30 -40 जाता है, सारा का सारा जम जाता है। इट फ्रीजेस सॉलिड। वहां पे आना जाना बड़ा मुश्किल है। रशिया को चाहिए वार्म वाटर पोर्ट्स कनेक्टिविटी के लिए। कहां से लाएगा रशिया वार्म वाटर पोर्ट्स? अगर आप वार्म वाटर के पोर्ट्स देखेंगे तब आपको यह पता लग जाएगा कि भाइयों ने यूक्रेन पे हमला क्यों करा। नेटो इज वन एंगल, नेटो इज वन एंगल, पर यूक्रेन के बगल में क्या है? ब्लैक सी। ब्लैक सी में क्या है? आप जाके इंटरनेट पे पता लगाइए। तब अगर आप मैप देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि रशिया जियोपॉलिटिकली करना क्या चाह रहा है। ये यूक्रेन को ठोकना एक लेवल पे। अभी तक 2 साल हो गए, रूसी फौज इतनी काबिल नहीं है कि पूरे यूक्रेन को निकल जाए। मैं मानने को तैयार नहीं हूं, मैं मानने को तैयार नहीं हूं, ठीक है। हाँ, उन्होंने गड़बड़ी करी, उन्होंने बेवकूफ़ी करी रूसियों ने, जिस तरीके से वॉर उन्होंने करा है, गलतियां करी उन्होंने। लेकिन रशियन मिलिट्री इज अ सॉलिड मिलिट्री बॉस, इट्स अ सॉलिड मिलिट्री। और मैं मानने को तैयार नहीं, मैं निपटा देते पूरे यूक्रेन को। हुआ क्या है कि रशिया को एक आउटलेट मिल गया ब्लैक सी में। दे नीडेड अ वार्म वाटर पोर्ट, वार्म वाटर पोर्ट उनको मिल गया। ये क्या है? मेडिटेरेनियन सी। यहां पे पूरा रशियन प्रेजेंस है। दिस इज अ वार्म वाटर पोर्ट।
रशियंस हैव गॉट इट। यहां पे इसलिए इतना ज्यादा इंफ्लुएंस है। ये देखिए साहब, मेजे एयरबेस, ये यहां पे बिल्कुल इजराइल के साथ लगता हुआ, इजराइल के साथ लगता हुआ। ये देखिए साहब, कितने तो एयर बेसेस हैं इन भाइयों के। ये क्या है? ये सारे के सारे एयर बेसेस हैं। और यहां पे इनका रशियन स्पेशल फोर्सेस का यहां पे बेस है। यहां पे ब्रिगेड प्लस है रशियन स्पेशल फोर्सेस की, उसका नाम है स्पेट्सनाज। तो यहां पे स्पेट्सनाज डिप्लॉयड है। ये मैप दिखाने का आपको ये मतलब था। ये पूरी इसमें हिस्ट्री है। रशियन एयर स्ट्राइक्स इन सीरिया किल्ड 20,697 पीपल। इसमें आईसिस फाइटर्स थे, अलकायदा के थे, अल नुसरा के थे, फलाने थे। 8,000 सिविलियन मार दिए। रशियन एयर स्ट्राइक्स ने हजारों हजारों बंदे मार दिए। आपने कभी सुना भी है? आपने नहीं सुना होगा। आपने सिर्फ ये सुना है कि इजराइल ने बम मार दिया। ये देखो, 68,000 रशियन सोल्जर्स हैव बीन डिप्लॉयड। 68,000 रशियन सोल्जर्स आप ये मान के चलो कि सीरिया में डिप्लॉयड है। ये इनकी स्ट्रेंथ है। दैट इज ऑलमोस्ट 7 डिविजन्स, 7 इन्फेंट्री डिविजन्स। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। मैं आपको इन्फेंट्री डिविजन्स में ऐसी कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं। अप्रॉक्सिमेटली 7 इन्फेंट्री डिविजन्स ऑफ रशियंस आर इन सीरिया। ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहां पे इनको फंसा देते हैं ये लोग, तो क्या यूक्रेन की लड़ाई पर असर नहीं पड़ेगा? और जहां पे ईरान की बात है, ईरान तो खुद लड़ता ही नहीं है यार। ईरान के तो प्रॉक्सीज हैं। ईरान के भाई प्रॉक्सीज हैं। हिजबुल्ला है, हमास है, फलाना, डिमका, हुथी, ये सारे के सारे ईरान के प्रॉक्सीज हैं। जब आप ईरान के प्रॉक्सीज को एक एक करके ठोकते हो, जिस सरकार पे, डेमास्कस पे जो सरकार राज कर रही है बशार अल असद की, वो ईरान के आशीर्वाद से, रूस के आशीर्वाद से राज कर रहा है। अब वो उसके दो बड़े साथी हैं। आप समझिए, बशार अल असद के दो बड़े साथी हैं, रूस और ईरान। और यही वेस्ट के लिए और इजराइल के लिए कलेश की जड़ है। जब आप डेमास्कस पे अटैक करोगे तो आप रशिया पे भी अटैक कर रहे हो और आप ईरान पे भी अटैक कर रहे हो। विदाउट अटैकिंग मॉस्को, विदाउट अटैकिंग तेहरान, आप इन दोनों के देशों के जो सबसे बड़े एसेट है, आप उसको चोट पहुंचा रहे हो। और यही गेम है दोस्तों जो चल रहा है मिडिल ईस्ट में इस वक्त।